अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस सर। वालेकुम अस्सलाम सर, आ रही है आवाज़ सर आपकी। अच्छा जी। अच्छा जी, आज हम लोग इंशाल्लाह ये हमारे तीसरा सेशन है। तो हम आज के दिन में चैप्टर नंबर 1 का बिल्कुल लास्ट पार्ट है, एक ब्यूरोक्रेटिक एंड पॉलिटिकल लेंसेज, और चैप्टर 2 का पहला पार्ट, उसको हम क्यू एन ए या सेशन के तौर पर डिस्कस करेंगे। पहले मैं क्विकली ब्रीफ कर दूंगा और बाद में हम उसको आपके क्यू एन ए की शक्ल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम चैप्टर 1 के ब्यूरोक्रेटिक एंड पॉलिटिकल लेंसेज से पीछे तक के 10 स्टेप्स पढ़ चुके हैं। और आज जो क्लासेस अपलोड हुई हैं, जो आज की वीक की हैं, वो चैप्टर 2 का लेटर पार्ट है। यानी बाय द एंड ऑफ टुडे आप जब वीडियोस देख लेंगे नए वाले की भी, तो वी वुड हैव कंप्लीटेड 2 चैप्टर्स। और आप लोग का फिर प्रोजेक्ट्स की सिलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। उसकी मैं डिटेल इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं जी। ये ब्यूरोक्रेटिक एंड पॉलिटिकल लेंसेज का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ सी बी एज को अपनी अपनी नज़र से देखते हैं। और इट योर स्टैंड डिपेंड्स ऑन वेयर यू सिट। यानी आज आप अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री में हैं तो सी बी ए को किसी और तरह देखेंगे। और आपकी ट्रांसफ़र हो जाती है, फ़र्ज़ करें पी डब्ल्यू डी में या महकमा शाहराह शाहराह वालों का जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, तो आपका लेंस कुछ और हो जाएगा। और अगर आप यूज़र हैं ऑब्वियसली, या एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपका लेंस कुछ और होगा। यानी जिसने पैसे लगाने हैं, नंबर एक। दूसरा, नंबर टू, जिसने पैसे खर्चने हैं, वो दूसरा है। और तीसरा जो है वो उसको एनालाइज कर रहा है। तो इन तीनों को क्विकली देखते हैं कि ये कॉस्ट एंड बेनिफिट्स को किस नज़र से देखते हैं। सबसे पहले गार्डियन पर्सपेक्टिव जो है वो, अ, उनके जहन में हमेशा ये होता है कि जो पैसा आ रहा है वो बेनिफिट है, और जो पैसा जा रहा है वो कॉस्ट है। अब ये सीबीए इससे एग्री नहीं करता। सीबीए ये कहता है कि जो बेनिफिट आ रहा है वो बेनिफिट है, और जो कॉस्ट आ रही है वो कॉस्ट है। यानी वो पैसा जाना भी बेनिफिट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, किसी मजदूर को तनख्वाह देना, वो मजदूर के पर्सपेक्टिव से बेनिफिट होता है, लेकिन गार्डियन जो है उसको कॉस्ट के तौर पे देखेगा। तो जाहिर है, जब आप हर चीज़ को कॉस्ट के तौर पे देखेंगे, फिर आप कहेंगे यार ये सीबीए कितनी बेकार चीज़ है, ये लोग बस अपनी खाली पैसे हमसे निकलवाने के लिए कि इन्होंने टूल सा बना लिया, इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। अब विद इन द गार्डियंस, यानी मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी मुख्तलिफ लाइंस होते हैं लोगों के। यानी प्लानिंग डिवीजन में भी एक ऐसा पार्ट होता है जिसका इंटरेस्ट होता है कि पैसे लगे। तो वो तकरीबन स्पेंडर्स के करीब की सोच होती है उसकी। इस तरह फाइनेंस वालों में भी जो लोएस्ट टीयर होता है, वो अ, वो इम्प्लीमेंटर्स नेचर के लोग होते हैं। जब डिवाइड हो जाते हैं बजट्स, तो और अब उनके हाथ से तो निकल चुके होते हैं, कमिटेड बजट्स होते हैं, तो वो फिर स्पेंडर की तरह की उनकी सोच होती है। यानी कहने का मतलब है कि विद इन गार्डियन भी मुख्तलिफ लोग होते हैं जिनकी मुख्तलिफ सोच हो सकती है। लेकिन जो फाइनेंशियल कंट्रोल के लोग होते हैं, यानी जो एक्चुअली बजट कमिटमेंट से पहले तक जिनका रोल होता है, वो ऑब्वियसली वो प्योर गार्डियंस होते हैं। उनकी कोशिश होती है कि पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जाए, और जो भी पैसा निकला वो खर्चा है। और इन लोगों का प्रॉब्लम ये भी होता है किसी हद तक कि वो अपने खर्चे को खर्चा समझते हैं, लेकिन दूसरे को खर्चे को खर्चा नहीं समझते। यानी फेडरल गवर्नमेंट कहेगी कि अच्छा केपी गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, फिर जाहिर है ये कॉस्ट तो नहीं है, तो हमारे लिए वो रेलिवेंट नहीं है। इस तरह केपी गवर्नमेंट कहेगी कि फेडरल गवर्नमेंट कर रही है, या कोई डेट स्वैप प्रोजेक्ट है कनाडा से या जापान से या अमेरिका से आ गया है, तो वो भी अ, खर्चा नहीं है। अब गार्डियन पर्सपेक्टिव के कुछ फिर कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं कि आपके फिर सोशल बेनिफिट्स जो हैं, यानी नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो हैं, वो इग्नोर होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह जो सोशल कॉस्ट्स होती हैं, जैसे पोल्यूशन वगैरह, उसको फिर वो इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। फिर कॉस्ट के, जैसे मैंने आपको बताया कि उनका उनका मीनिंग एक इडियोसिंक्रेटिक होता है, अपनी खास उनका होता है। और वो यानी उनको मजदूर को पैसे भी जब देने पड़ते हैं, तो वो उसको कॉस्ट के तौर पे देखते हैं। इसी तरह जो रिसोर्सेज होते हैं गवर्नमेंट के, यानी पैसा तो एक चीज़ है ना, उसके अलावा फ़र्ज करें कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के पास रोलर्स हैं और डिगर्स हैं, एक्सकवेटर्स हैं, मुख्तलिफ और मशीनरी है, इक्विपमेंट है, उसको वो फ्री गुड के तौर पे देखते हैं। उसके खर्चे को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की नज़र से नहीं देखते हैं। इसी तरह किसी और गवर्नमेंट ने खर्चा करना हो तो उसको वो खर्चा नहीं समझते हैं। और ये लोग फिर प्रेफर करते हैं कि इट्स डिस्काउंट रेट्स बहुत हाई हो। डिस्काउंट रेट के बारे में हमने बात की थी।
सोशल डिस्काउंट रेट नॉर्मल डिस्काउंट रेट से काफ़ी कम होता है, जिसका मकसद ये होता है कि फ्यूचर जनरेशंस की कॉस्ट्स को भी कोई ना कोई वैल्यू मिले। स्पेंडर पर्सपेक्टिव मोर और लेस इसका ऑपोजिट होता है। ये लाइन डिपार्टमेंट्स में, यानी खर्चा करने वाले या काम करने वाले डिपार्टमेंट्स में से होता है। ये लोग फिर क्या करते हैं कि ये एक्सपेंडिचर करने को बेनिफिट के तौर पे देखते हैं, कॉस्ट के तौर पे नहीं देखते हैं। अपने कंस्टिट्यूएंट्स पे एक्सपेंडिचर करने को, जैसे फॉर एग्जांपल एक एमएनए है और उसने एमएमपी है, उसने कोई सड़क बनवानी है, कोई नाली बनानी है, कोई खाल बनवानी है, तो वो उसमें जो पैसे लग रहे होंगे उसको बेनिफिट के तौर पे देख रहा होगा। अ, इसी तरह जो पीछे हमने वर्कर्स की वेजेस की बात की, उस तरह की चीज़ों को ये बेनिफिट्स के तौर पे देखते हैं। अ, इसी तरह जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं उनको भी ये लोग जैसे गार्डियंस देख रहे थे वैसे ही देखते हैं, फ्रीबी के तौर पे देखते हैं, उसको कॉस्ट नहीं समझते हैं। ये लोग कोशिश करते हैं कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं अ, वो एक बार अप्रूव हो जाएं, क्योंकि उनको फिर जाहिर है जिसमें 100-200 मिलियन लग गया फिर वो कैंसिल नहीं होता, उसमें फंडिंग डिले तो हो जाती है लेकिन वो खड़ा रहता है और आहिस्ता आहिस्ता पैसे मिलते रहते हैं और इनका काम चलता रहता है। अ, जो मार्केट एलोकेशंस होती हैं, मार्केट एलोकेशन का मतलब होता है कि रिसोर्स को उस जगह लगाया जाए जहाँ उसका बेहतरीन यूज हो। यानी 4 एमएनएज हैं, तो वो ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाएंगे, बनने बनने को फेवर करेंगे जिसमें कहीं ये हो कि इनमें से बेस्ट को पैसे दिए जाए। बल्कि जब भी मार्केट एलोकेशन की कोशिश की जाएगी वो उसको अपोज करेंगे और उसको कहेंगे कि नहीं, क्योंकि उनका अपना पर्सपेक्टिव होता है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का। इसी तरह ये डिस्काउंट रेट्स को कम से कम करना चाहते हैं ताकि नेट प्रेजेंट वैल्यू बढ़े और प्रोजेक्ट के अप्रूव होने के चांस ज़्यादा हों। तो ये पार्ट 1 था जी। अ, यानी चैप्टर 1 का लेटर पार्ट था। अब हम चैप्टर 2 का पहला पार्ट देखते हैं। चैप्टर 2 है कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशंस ऑफ सीबीए। ये वाला चैप्टर थोड़ा सा ड्राई भी है और काफ़ी थ्योरेटिकल भी है, तो मैंने कोशिश तो की है लेक्चर्स में भी कि आसान वर्ड्स में आपको बता सकूं, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आती तो ट्राई करें कि आप किताब का रेलेवेंट पार्ट पढ़ें। वो भी आपको मजीद ड्राई मजीद थ्योरेटिकल लगेगा, लेकिन बहरहाल ये अब इकोनॉमिक्स के कुछ पार्ट्स होते हैं वो काफ़ी थियोरेटिकली इंटेंसिव होते हैं और समझने के लिए थोड़ी सी आपको कंसंट्रेशन चाहिए होती है। तो सीबीए जो है वो बेसिकली खड़ा ही जिस कॉन्सेप्ट पे है, उसको हम कहते हैं ये एलोकेटिव एफिशिएंसी पे खड़ा है। यानी सीबीए का मकसद ही एलोकेटिव एफिशिएंसी बढ़ाना है कि बेहतरीन जगह पे रिसोर्सेज लगें, बेज़्यादा यानी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल। अ, यहाँ पे एक हम टर्म यूज करते हैं परेटो एफिशिएंसी। परेटो एफिशिएंसी की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि एन एलोकेशन ऑफ गुड्स इज परेटो एफिशिएंट इफ नो अल्टरनेटिव एलोकेशन कैन मेक एटलीस्ट 1% बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग एनी वर्स ऑफ। यानी इकोनॉमी में फर्ज करें अगर 100 रुपए हैं, अ, वो पर्सन, ये आपके सामने जो तस्वीर बनी हुई है इसमें वर्टिकल पर्सन 1 है और हॉरिजॉन्टल पर्सन 2 है। तो ये 100 रुपए अगर पर्सन 1 को दे दिए भी दिए जा सकते हैं और पर्सन 2 को भी दिए जा सकते हैं, और कहीं बीच में भी सिचुएशन आ सकती है। तो इस वक्त की जो सिचुएशन है वो ये है कि दोनों को 25-25 रुपए मिले हुए हैं, जिसको हम स्टेटस को कह रहे हैं। तो पेरेटो एफिशिएंसी कोई भी ऐसी चेंज होगी जिसमें किसी एक की बेहतरी हो जाए और दूसरे का नुकसान हुए बगैर। यानी अगर हम हॉरिजॉन्टल पे आगे आना शुरू हो जाएं और ये जो शेडेड एरिया इसके एंड पे आ जाएं, तो एक को 75 मिलेंगे, दूसरे के 25 ही रहेंगे। तो ये पेरेटो एफिशिएंट एलोकेशन होगी, क्योंकि किसी का नुकसान नहीं हुआ और एक का फायदा हो गया। इसी तरह वर्टिकल पे भी कोई चेंज आए या ये जो ट्राइंगल बना हुआ है इसके अंदर कोई भी चेंज आए, तो स्टेटस को वाला पॉइंट से रेलेवेंट ज़्यादा एफिशिएंट होगी। तो इस चीज़ को हम कहते हैं परेटो एफिशिएंसी। ये एक इटालियन प्रोफेसर थे, उन्होंने ये प्रपोज की थी। यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जिसको कहते हैं विलिंगनेस टू पे। विलिंगनेस टू पे क्या होता है कि आप कितने पैसे देना देना मुनासिब समझते हैं अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पॉलिसी चेंज। फॉर एग्जांपल, आपको 1 घंटा ट्रबल फ्री ड्राइविंग मिलेगी, रास्ते में कोई इशारा नहीं आएगा, कोई लेन नहीं चेंज करेगा, तमीज से लोग ड्राइव कर रहे होंगे। वो लेना चाहेंगे आप, ये जो आपके पास 100 रुपए हैं आप चाहते हैं कि ये रखें। तो जिस पॉइंट पे आप ये कहेंगे कि आई एम इनडिफरेंट, मेरे पास 100 रुपए हों या वो रोड पे ट्रेवल कर लूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब आपकी विलिंगनेस टू पे 100 रुपए है। तो
इकोनॉमिक्स की स्टडीज में विलिंगनेस टू पे को एक बड़ी सेंट्रल हैसियत हासिल है। जो नेक्स्ट वीक के लेक्चर हैं, यानी आज जो अपलोड हुए हैं, वो जब आप पढ़ेंगे तो उस पर हमारी काफ़ी डिटेल में उसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी है, डिटेल में डिस्कशन भी है कि विलिंगनेस टू पे क्या होती है और इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, लेकिन इट इज़ सेंट्रल टू इकोनॉमिक्स। जी फैजान बोलिए। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर परेटो एफिशिएंसी एफिशिएंट इसमें अगर आप इस तरह कहते हैं कि वो सर हम जो 20 25 25 की आपने सेग्रीगेशन की है और दोनों पर्सन्स को दी है, और अगर हम इसी पॉइंट को आगे लेके जाएं तो सर वो 50 50 नहीं आ जाएगा, क्योंकि इसी पॉइंट के ऊपर आप किसी एक पर्सन को जो है ना बेनिफिट या दूसरे को लॉस नहीं दे रहे। आपने 75 और 25 की सर क्यों एग्जांपल दी है? मतलब मैक्सिमम एक्सट्रीम, ये जो शेडेड एरिया है ना, ये टोटल परेटो एफिशिएंसी का पॉसिबल एरिया है। तो एक एक्सट्रीम ये हो सकती है कि आप एक को 75 दे दें, दूसरे के 25 रहें, तो एक का फायदा हो गया, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। या दूसरे को 75 दे दें, इसको 25 दे दें, ये एक्सट्रीम्स हैं। इसके अलावा आप बीच में कहीं पे भी जाएं तो परेटो एफिशिएंसी होगी, एज लॉन्ग एज आप इस शेडेड एरिया में मूव कर रहे हैं। यानी 30 70 भी परेटो एफिशिएंट है इसके मुकाबले में, 40 60 भी परेटो एफिशिएंट है, 50 50 भी, एंड सो ऑन। यानी डेफिनेशन ये है कि मेक एटलीस्ट वन पर्सन बेटर ऑफ, एटलीस्ट एक का फायदा हो रहा हो और नुकसान किसी का ना हो रहा हो। लेकिन सर दूसरे एंड के ऊपर अगर किसी को आप 60 और 40 दे दें तो 40 वाले को सर उतना लॉस नहीं? अच्छा, इसको ना हम लोग आगे डिटेल में डिस्कशन करते हैं। एक्चुअली यही पॉइंट है सारा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का ना। अब ये राइट सर। जैसे ऐसे नहीं है कि हम किसी से लेके दे रहे हैं। ये ये पॉलिसी एलोकेशंस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर गवर्नमेंट के पास एक्स अमाउंट ऑफ मनी है ना, और वो एक इंडस्ट्रियल स्टेट बनाती है उन पैसों से, तो यस, इन अ वे ये लॉस है उन लोगों के लिए जिनको सड़क नहीं मिली, या जिनको स्कूल नहीं मिला, या जिनको अस्पताल नहीं मिला। आप जिस तरह कह रहे हैं ना, तो उस सेंस में उनको लॉस है। लेकिन बहरहाल एक फैसला करना होता है ना, पैसे अनलिमिटेड तो नहीं होते हैं। तो आपने फैसला करना होता है। ये भी नहीं हो सकता कि हम अस्पताल का एक कमरा बनाते रहें हर साल स्कूल का एक कमरा बनाएं, हर साल इंडस्ट्री के अंदर एक प्लॉट डेवलप करें। चीज़ें बल्क में करनी होती हैं ना, किसी वक्त अस्पताल को पैसे देने होते हैं, किसी वक्त किसको, किसी वक्त किसको। सर तो अंडरस्टूड। थियोरेटिकली स्पीकिंग दूसरे का लॉस हो रहा होता है, लेकिन ऐसा डायरेक्ट लॉस नहीं हो रहा होता कि आप उसकी जेब से निकाल रहे होते हैं। राइट सर। अच्छा जी। तो मैं आपको विलिंगनेस टू पे का बता रहा था कि अ, हर बंदा जो है वो जो जिसके बारे में फैसला हो गया कि इसकी एक्सटेंडिंग है, उस पर कोई ना कोई इम्पैक्ट हो रहा होगा। तो आपने फिर उसकी विलिंगनेस टू पे इस तरह देखनी होती है कि उसको किस लेवल पे इनडिफरेंस आ रहा है। कि अच्छा, ये 100 रुपये हो मेरे पास, या 500 रुपये हो, या ये फलानी फैसिलिटी हो, तो मेरे लिए आई एम इनडिफरेंट, इसका मतलब है उसकी विलिंगनेस टू पे उतनी है। इस तरह इसका ऑपोजिट भी हो सकता है। यानी किसी को नुकसान हो रहा है, तो आप उसको कहते हैं अच्छा तुम्हें 50 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाए, और ये अब ये तुम्हारे घर के पास सड़क गुजर रही है और इससे शोर की आवाज आएगी, तो किस लेवल पे तुम इंडिफरेंट हो गया। वो फर्ज करें कहता है 300 रुपये मुझे मिल जाए, फिर आवाज आती रहे, खैर है, मेरे लिए बराबर है। तो इसका मतलब है कि उसकी विलिंगनेस टू एक्सेप्ट 300 रुपये है। तो इस तरह आप फिर बेनिफिट्स एंड कॉस्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक एग्जांपल है, यहाँ पे एक पर्सन वन है जो कि जो पॉलिसी आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो सड़क का बनना भी हो सकता है, अस्पताल का बनना, इंडस्ट्रियल एरिया का बनना, कोई इन्वायरमेंटल चेंज, जानवरों को बचाने के लिए किसी पार्क का बनना, कुछ भी हो सकता है। तो ही इज इंडिफरेंट बिटवीन स्टेटस को एंड पेइंग 100। तो वो कह रहा है कि ये चीज इस वक्त जो स्टेटस को है, ये भी ठीक है, या तुम मुझसे 100 रुपये लेके पार्क बना दो, वो भी ठीक है। तो इसका मतलब है कि उसकी विलिंगनेस टू पे 100 हो गई, इसी तरह दूसरे की 200 है। तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी को ये पॉलिसी दे के आप 300 का फायदा कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों को, एक को 100 का फायदा फील होगा, एक को 200 का फायदा फील होगा। तो ओवरऑल आप इकोनॉमी को 300 का फायदा होगा। लेकिन एक थर्ड पर्सन भी है जो कह रहा है नहीं, ये काम नहीं होना चाहिए। जो आप पार्क बना रहे हैं, मेरे घर के सामने यहाँ रश होगा, पार्किंग लोग करेंगे, शोर मचाएंगे, जो भी। तो मैं इनडिफरेंट हूँ कि तुम मुझसे 250 रुपये मुझे दो और फिर पार्क बना लो, तो मेरे लिए बराबर है। कि मुझे 250 रुपये मिल जाए, फिर पार्क पार्क बन जाए, ये चीज़, और दूसरी तरफ कि तुम ये काम ना करो, ये दोनों चीज़ें मेरे लिए बराबर हैं। स्टेटस को एंड 250 व्हेन द पॉलिसी इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड। तो इसका मतलब है कि ओवरऑल 250 का पोटेंशियल नुकसान है इस पॉलिसी में,
और 300 का पोटेंशियल फायदा है, तो इसका मतलब कि ओवरऑल 50 की या गेन की स्पेस है, नेट सोशल बेनिफिट हो सकता है इस पर्टिकुलर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने से। तो इसका मतलब है सोशल नेट बेनिफिट जो 50 है वो बेसिकली आपको स्टेटस को से 50 रुपए डॉलर ऊपर लेके जा रहा है टूवर्ड्स द परेटो फ्रंटियर विद इन दिस शेडेड एरिया। तो जिस जिस चीज़ की फिर नेट सोशल बेनिफिट आपको ज़्यादा लगती है वो प्रोजेक्ट इस काबिल होता है कि उसको किया जाए। अब फिलहाल हम एक प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है इस प्रोजेक्ट को किया जाएगा, लेकिन जब मल्टीपल प्रोजेक्ट होते हैं तो फिर हमको देखते हैं कि सबसे ज़्यादा नेट सोशल बेनिफिट किसका है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। यानी आपने जो भी आपने पहले थोड़ी देर पहले बात की ना फैजान, तो इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है अस्पताल का ना बनना या स्कूल का ना बनना या जो भी आपके जहन में था। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेजर्स द वैल्यू ऑफ व्हाट सोसाइटी मस्ट फोरगो टू यूज द इम्प्लीमेंट टू यूज द इनपुट टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी। यानी आपने पार्क बना लिया तो अब अस्पताल नहीं बनेगा, आपने अस्पताल फोरगो कर दिया, तो पार्क की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अस्पताल थी। अब इसी केस में अगर आप देख लें, पीछे हमने देखा था कि नेट सोशल बेनिफिट 50 मिल रहा है हमें, लेकिन अब इसमें आप इनपुट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी डाल दें कि अब ये पार्क सिर्फ इन पैसों से बन नहीं जाएगा, बल्कि गवर्नमेंट के फलाने फलाने इदारे के फलानी फलानी मशीनें और लोग भी आएंगे और वो काम करेंगे। और वो जो उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, यानी वो यहाँ काम करेंगे तो इसका मतलब है कहीं और काम नहीं कर रहे होंगे, वो 75 है। तो 50 में से आप 75 निकालेंगे तो नेट सोशल बेनिफिट 25 रह गया। तो अब जो है ये प्रोजेक्ट फिजिबल नहीं रहा क्योंकि नेट सोशल बेनिफिट इसका नेगेटिव में है। आप इन अदर वर्ड्स स्टेटस को पॉइंट से पीछे चले गए, यू मूव्ड आउट ऑफ द परेटो रीजन। तो आपका अपेरेंट डिसीजन रूल अब ये बन गया कि ओनली पॉलिसीज दैट यील्ड पॉजिटिव बेनिफिट्स after providing full compensation to all those who would bear the costs would be adopted so that there would be at least some winners and no losers। यानी नो लूजर्स कैसे इंश्योर किए कि कंपनसेट किया गया उन लोगों को जो समझ रहे थे कि हम लूजर्स हैं, और फिर भी कुछ लोगों को फायदा हो गया, तो इसका मतलब है कि हम वो काम अब करेंगे, ये परेटो रीजन के अंदर जा रहे हैं, हम परेटो इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। लेकिन अब इसमें चैलेंजेस ये आ गया है कि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशनल बर्डन होता है। अब एक एक बंदे को फॉर एग्जांपल ये पाक या इंडस्ट्रियल स्टेट में किस किस का फायदा हो रहा है, किस किस का नुकसान हो रहा है, ये डिटरमिन करना ही बहुत मुश्किल है। जी फैजान। सर इसमें जिस तरह आप बता रहे थे, मीन्स हमने हॉस्पिटल के अगेंस्ट जो है ना पावर बिल्ड कर दिया। सर आवाज आ रही है आपको? जी जी बोले बोले। तो सर ये तो मीन्स के इट डिपेंड्स टोटली ऑन दी ऑन दी वर्ड्स के अगर हम उसको हॉस्पिटल को जो है ना उसको कंपैरेटिवली जिस तरह आपने अगली स्लाइड में बताया कि ये नेगेटिव में चला गया, और अगर हम इसको अगर इस तरह सर प्रोजेक्ट करें कि पार्क हम बनाएंगे ताकि लोगों की हेल्थ के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े तो हमें हॉस्पिटल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अगेन वो स्टेटस को से सर उस तरफ चला जाएगा। मीन्स के अगर आप एक चीज को बेनिफिट थोड़ा सा ज्यादा वेटेज दे दें तो वो ऑटोमेटिकली सर दूसरे उसके ऊपर उसका वेटेज ऊपर आ जाता है। तो जिस तरह सर अभी होता है ना सर, जिस तरह मैथ्स में कोई स्पेसिफिक फार्मूला होता है आप उसमें डालते हैं तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट जो है ना सर आपके पास आ जाता है। वो यानी वो खुद अपने आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि कुछ चीज़ अच्छी और कुछ चीज़ अच्छी नहीं है सर। तो मीन्स वो आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है सर, जिस तरह आप बता रहे हैं कि एक चीज़ को ज़्यादा वेटेज मैं किसी की तारीफ करता हूँ तो बेहतर हो गया सर, और किसी को कंपेरेटिवली नीचे कर दिया तो वो मीन्स माइनस में चला गया। हाँ अच्छा देखें इसमें ना बेसिकली तो ये पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का टूल है ना, यानी ये ऐसा नहीं है कि इसको बंद कमरे में बैठ के कोई कर रहा है। इसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। यानी जब ये डिस्कशंस हो रही होती हैं तो ऐसा नहीं होता कि आप और मैं कर रहे हैं ना, ये प्लानिंग डिवीजन में हो रही होती हैं, जहाँ पे कोई 250-300 MNA हैं, उन्होंने अपने अपने प्रोजेक्ट्स पिच किए हुए हैं, सेनेटर्स हैं, फिर गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, उन्होंने अपने एक्सपेंडिचर्स पिच किए हुए हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ें कंपेयर हो रही होती हैं। तो वहाँ जहाँ पे आप कह रहे हैं कि किसी ने पार्क को अच्छा प्रोजेक्ट कर दिया, वहाँ पे कोई रोड को भी कर रहा होगा, कोई अस्पताल को भी कर रहा होगा, तो तमाम लोग एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, जिसको हम पाकिस्तान में PC1 का हमारा फॉर्मेट है, उसके मुताबिक सामने ला रहे होते हैं। तो आप ये जो कह रहे हैं ना, ये चीज़ ओवरऑल एग्रीगेट हो जाती है। ये ऐसा नहीं होता कि कोई एक बंदा एक दूसरे बंदे के सामने पेश कर रहा है, ये एक एग्रीगेट लेवल पे हो रहा था। और ये तो सिर्फ इस केस में भी नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है कि अगर कोई एक बंदा अपना केस अच्छा प्रेजेंट कर सकता है तो वो जीत जाता है, जो नहीं कर सकता वो हार जाता है। ये तो एक रियलिटी है। कम्युनिकेशन स्किल्स, किसी के पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा सर है,
किसी की प्रेजेंटेशन की पावर अच्छी होना, ये सिर्फ सीबीए का प्रॉब्लम नहीं, ये तो पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है। अंडरस्टूड सर। ठीक है। तो दूसरा चैलेंज क्या है कि फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक ट्रांसफर्स करनी पड़ जाए। कोई बंदा कहता है मैं 350 मेरी विलिंगनेस टू एक्सेप्ट है, कोई कहता है 400 विलिंगनेस टू पे है। तो ये स्पेसिफिक ट्रांसफर्स तो पॉसिबल है ही नहीं ना, लाखों करोड़ों लोग होते हैं इकोनॉमी के अंदर। फिर अगर आप ये पेमेंट किसी तरह इंस्टीट्यूट कर भी लें और आप लोगों को रिवॉर्ड करना शुरू कर दें, तो फिर हर बंदा जो है वो कहेगा अच्छा फिर मैं कंपनसेशन ही लेता हूँ, मेरी विलिंगनेस टू एक्सेप्ट है बहुत सारी, और विलिंगनेस टू पे कोई भी नहीं दिखाएगा। और अल्टीमेटली करते करते क्या होगा कि इकोनॉमी जो है वो इस तरफ मूव होना शुरू हो जाएगी कि हर बंदा गवर्नमेंट की तरफ देख रहा होगा कि गवर्नमेंट मेरी मदद करे और मेरी विलिंगनेस टू एक्सेप्ट को एक्सेप्ट करे और मुझे पे बैक करे और जो प्रोजेक्ट करना है करे। इससे फिर अल्टीमेटली क्या होगा कि इकोनॉमी में पैसे तो उन लोगों की वजह से आ रहे होते हैं कि जो एक्टिव होते हैं ना, जो काम कर रहे होते हैं, जो जिनकी विलिंगनेस टू पे होती है। तो उन लोगों को अगर हम आहिस्ता आहिस्ता ड्रैग करके उस कैटेगरी में ले जाएंगे कि वो विलिंगनेस टू पे उनकी खत्म होती जाएगी, क्योंकि उनको नजर आ रहा होगा कि विलिंगनेस टू एक्सेप्ट वालों का फायदा हो रहा है और हमारी जेब से पैसे जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो लोग खत्म हो जाएंगे और इकोनॉमी के अंदर पैसे खत्म हो जाएंगे और फिर केओस और सारा ऑर्डर और सिस्टम खत्म होने का खदशा होगा। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो इस डिसीजन रूल को इम्प्लीमेंट करते हुए सामने आते हैं। अच्छा जी, अब नेट नेट बेनिफिट्स और परेटो एफिशिएंसी में कनेक्शन क्या है कि आप विलिंगनेस टू एक्सेप्ट या विलिंगनेस टू पे की शक्ल में आप हर चीज़ को एनालाइज करें, फिर देखें कि उसका साइन पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो जिन जिनको कंपनसेट करना है उनको कंपनसेट कर दें, और फिर भी पॉजिटिव है इस सेंस में कि एटलीस्ट 1% इज बेटर ऑफ, तो वो फिर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो पॉजिटिव नेट बेनिफिट्स जो बेसिकली हैं वो इंडिकेट करते हैं कि आप परेटो एफिशिएंसी एरिया में आगे बढ़ रहे हैं, और अगर आगे बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है वो प्रोजेक्ट करना चाहिए एज पर द परेटो एफिशिएंसी क्राइटेरिया। अब इसके हमने चैलेंजेस देख लिए, तो फिर इसके अगेंस्ट एक और क्राइटेरिया कैल्डर हिक्स क्राइटेरिया सजेस्ट किया गया, अ, अ, जिसमें अ, अ, एक थोड़ी सी वेरिएशन है कि परीटो एफिशिएंसी ये कहता है कि किसी ना किसी की बेहतरी हो रहा हो, नुकसान किसी का ना हो रहा हो। कैल्डर हिक्स ये कहता है कि एफिशिएंसी तब आती है जब आप जो लोग बेशक किसी का नुकसान हो रहा हो तो होता रहे, आप उसको कंपनसेट कर दें, और फिर नेट एफिशिएंसी आ रही है तो वो कैल्डर हिक्स एफिशिएंसी है, या इसको पोटेंशियल परीटो एफिशिएंसी भी कहते हैं। एक परीटो थी और कैल्डर हिक्स को हम कहते हैं पोटेंशियल परीटो, यानी कंपनसेशन की बात यहाँ पे आ रही है। वहां पे ये था कि किसी का नुकसान ना हो रहा हो, एटलीस्ट एक का फायदा हो रहा हो। यहाँ पे ये है कि बेशक नुकसान हो रहा हो उसको कंपनसेट कर दें, और फिर भी किसी का फायदा हो रहा हो तो वो एफिशिएंसी है। तो इस सेंस में फिर एवरी परेटिव इंप्रूवमेंट इज अ कैलोरी इंप्रूवमेंट, और मोस्ट कैलोरी इंप्रूवमेंट्स आर नॉट परेटिव इंप्रूवमेंट्स। इसको अगर आप इस आगे मेरे पास तस्वीर है इसकी शक्ल में देखें, ये राइट साइड वाली, तो ये जो रेड एरिया है ये कैल्डर हिक्स है, ग्रीन वाला परीटो है, और परीटो बाय डेफिनेशन कैल्डर हिक्स भी है। तो ये पूरी की पूरी स्ट्रिप कैल्डर हिक्स है और बीच में ग्रीन पार्ट परीटो है। यानी आप अगर ये 0 0 पॉइंट जहाँ पे क्रॉस हो रहे हैं, ये हमारा स्टेटस को है अगर, तो इससे हम अ, किसी का नुकसान हुए बगैर आगे जा सकते हैं, किसी को फायदा दे सकते हैं, तो ये ग्रीन एरिया है। लेकिन बाकी सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे लोगों का नुकसान भी हो रहा है। जैसे आप फॉर एग्जांपल ये मेरा 0 पॉइंट है और मैं इस तरफ मूव करूं, तो आप देखें तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे बंदा है उसका नुकसान हो रहा है, उसको वो पीछे जा रहा है और वर्टिकल वाला आगे जा रहा है। लेकिन अब अगर इस सिचुएशन ये है कि वर्टिकल वाला इसको कंपनसेट कर सकता है हॉरिजॉन्टल वाले को, और फिर भी उसको कुछ फायदा हो रहा है, इसका मतलब है कि ये कैल्डर हिक्स इंप्रूवमेंट है। तो ये दो फर्क हैं परीटो में और कैल्डर हिक्स में। अब
इसकी जस्टिफिकेशन ये है कि इट इज़ फीजिबल। पीछे जो हमने चैलेंजेस देखे ना, कि अब इकोनॉमी में ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता कि आप सोचें कोई एलोकेशन सोचें जिसमें सबका फायदा हो रहा हो, या किसी एक का फायदा हो रहा हो और किसी का नुकसान ना हो रहा हो। बहुत रेयर होती हैं ऐसी एलोकेशंस, क्योंकि आप जो मर्जी एलोकेशन कर लें, कोई ना कोई जो एक सोसाइटी का पार्ट होता है उसका नुकसान हो रहा होता है। कुछ ना हो रहा हो तो कम से कम एनवायरनमेंट का नुकसान हो रहा होता है, जानवरों का हो रहा होता है, अनरिप्रेजेंटेड ग्रुप्स का हो रहा होता है, माइनॉरिटीज का हो रहा, किसी ना किसी का नुकसान हो रहा होता है। तो वो इन दैट सेंस पेरेटो एफिशिएंसी कम फिजिबल है, और कैल्डर हेक्स ज़्यादा फिजिबल है, क्योंकि ये रिकग्नाइज करते हैं कि नुकसान होगा और हम कंपनसेट करेंगे किसी तरह। और अगली इनकी जस्टिफिकेशन ये है कि ओवरऑल चूंकि एग्रीगेट वेल्थ बढ़ रही है, हर दफा किसी ना किसी का फायदा हो रहा है, तो इवेंचुअली अल्लाह करेगा ट्रिकल डाउन भी होना शुरू हो जाएगा, यानी अमीर लोग ज्यादा पैसे कमाने शुरू हो जाएंगे, तो फिर वो गरीबों को भी कुछ ना कुछ देना शुरू कर देंगे। इसकी सोशल साइड भी आई होप कि आप लोग इसमें अब समझ रहे होंगे। अ, और अगर आप ये काम करते रहें कई सालों तक, कई सैकड़ों दिहाइयों तक, तो सबका फायदा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स आएंगे, कभी कौन बेनिफिशियरी होगा, कभी कौन लूजर होगा, तो वो एग्रीगेट हो जाएंगे, एवरेज आउट हो जाएंगे। इसमें फिर अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स ग्रुप्स की भी कभी ना कभी बारी आ जाएगी। और अ, जब आप ये बहुत दफा कर लेंगे, तो फिर इकोनॉमी में भी पैसे जमा होने शुरू हो जाएंगे। यानी आप ओवरऑल नेट बेनिफिट्स ले रहे हैं ना, ले रहे हैं, तो फिर आपकी इकोनॉमी में रिजर्व्स आ जाएंगे, तो आप डायरेक्ट एलोकेशंस भी कर सकते हैं, रीएलोकेशंस, यानी अ, ये सेहत कार्ड और बेनजीर इनकम प्रोग्राम, इस तरह आप डायरेक्ट एलोकेशंस भी कर करते हैं। 2-2 हज़ार रुपए जो गवर्नमेंट देती है वो भी दे सकते हैं। तो इस चीज़ को अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो नीचे एक पेपर का जिक्र होगा, इसको आप आपके पोर्टल पे पढ़ा हुआ है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अच्छा, इन प्रैक्टिस इसकी एप्लीकेशन, मेरा ख्याल है कि दिस इज आवर लास्ट स्लाइड, बल्कि नहीं, दिस इज इट। यही चीज़ें थी हमारे पास आज। ये अगला जो है अगले लेक्चर का पार्ट है। तो आप मुझे प्लीज़, आप लोगों के कोई सवाल हैं तो मुझे बताएं। हमारे पास अभी इस सेशन में भी 8 मिनट हैं, और वी कैन स्टार्ट अनदर सेशन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, कामरान। कामरान हेयर जी। अच्छा सर, ये इसको जो मैंने अंडरस्टैंड किया है कि जो प्रीटो एफिशिएंसी है उसको उसको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिकल करने के लिए ये कार्ल्डर और हिक ने अपने बीच में थ्योरी दी, जिसके अंदर उसने जो पेपर आपने अपलोड किया हुआ था उसके अंदर वो मैंने उसको देखा कि चार चीजें हैं कि वो डॉलर की एक वैल्यू है चाहे वो जिसके पास मर्जी जाए, और पोटेंशियल कंपनसेशन टेस्ट जो है अगर ये पास कर लेता है, बिकॉज इसके अंदर जो विनर है वो विलिंगनेस टू पे दिखाता है और जो लूजर है वो विलिंगनेस टू एक्सेप्ट दिखाता है। सही। तो ये बेसिकली उसकी आगे फर्दर उसको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करने के लिए ये एक टूल है उसका, क्योंकि वो तो आइडियल कंडीशन है कि किसी का भी नुकसान ना और किसी एक का फायदा हो जाए। जी जी, बिल्कुल एक प्रैक्टिकलिटी। लेकिन आप आज के जो सेशन है ना उसको आप देखेंगे ना, तो इसके अंदर भी काफ़ी खामियां हैं। एक्चुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ विलिंगनेस टू पे इट सेल्फ बहुत फ्लॉड है, जो आप आज की वीडियोस में आप देखेंगे। तो ये बेसिकली थियोरेटिकल फाउंडेशंस हैं सारी ना। ये सारी बहुत पुरानी बातें हैं, सदियों पुरानी बातें हैं ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन अब होता क्या है कि ये ऐसा नहीं होता कि ये थ्योरी पहले आती है और एलोकेशंस बाद में होना शुरू हो जाती हैं। लोग एलोकेशंस को देख के इस तरह की थ्योरीज प्रपोज करते हैं, और वो, और एक तरह से समझें कि इनएफिशिएंट एलोकेशंस को किसी ना किसी कंट्रोल में लाने की कोशिश करते हैं, वरना डिक्टेटरशिप आ जाती है ना। तो ये जब इस तरह की, आप ये कह लें कि तमीज से डिस्कशन कर रहे हैं कि अमीर ज्यादा अमीर ना हो और गरीब ज्यादा गरीब ना हो, तो उसको उसको एक थ्योरी के पर्सपेक्टिव में लेके आ रहे हैं। और डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में ये होता है कि फिर इन तरह की चीजों को वैल्यू दी जाती है। तो वरना अगर आप इन चीजों को डिस्कस नहीं करते, तो लोग अपना बिजनेस तो कर रहे होते हैं, लोग अपनी एलोकेशंस तो हर वक्त कर रहे होते हैं। तो हम इस चैप्टर में पर्टिकुलरली सिर्फ उसके थ्योरेटिकल फाउंडेशंस देख रहे हैं। एंड यू वुड रियलाइज बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर के ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज एक्सट्रीमली फ्लॉड। ये सारा मॉडल,
लेकिन स्टिल इट इज़ द ओनली अवेलेबल मॉडल अनफॉर्चुनेटली। तो आप सही कह रहे हैं, इट इज़ एन इम्प्रूवमेंट अभी तक जितना हमने पढ़ा है, तो उसके मुताबिक इट इज़ एन इम्प्रूवमेंट अपॉन द परेटो कॉन्सेप्ट। सर दूसरा एक इसके वो था जो मैंने इसमें देखा कि जो सीबीए के अंदर जो है ना सर, वो जो इन्फ्लेशन है उसको काउंट नहीं करता है। वो कोई इसकी कोई खास रीजन है? बिकॉज ये भी इकोनॉमी से तो इन्फ्लेशन भी जब आप मतलब उसका डिस्काउंट रेट हम कैलकुलेट करते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट करते हैं, तो इन्फ्लेशन रेट इसलिए काउंट नहीं करते कि जो डिस्काउंट रेट है वो ज्यादा ऊपर ना चला जाए सर। अच्छा देखें, वो पहले सबसे पहले सेशन में ना हमने एक बात की थी कि ये सीबीए का पूरा नाम है सोशल सीबीए। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तो हम इसको छोटा करके कह देते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम है सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो इसमें ज्यादातर चीजें नॉन फाइनेंशियल होती हैं। अगर कोई चीज प्योर फाइनेंशियल है ना, प्योर फाइनेंशियल, तो और उसमें और कोई फैक्टर नहीं है, फिर तो सीबीए करने की जरूरत ही नहीं है ना। वो तो सबको समझ आ जाती है कि बस ठीक है, यहाँ 5 रुपए ऊपर आ रहे हैं तो कर लो। लेकिन यहाँ पे चूंकि ज्यादातर चीजें प्योर पैसे के टर्म्स में नहीं होती बल्कि पैसे की टर्म्स में लाई जाती हैं, तो इसलिए उनको डिस्काउंट, ये इन्फ्लेशन को नजर में नहीं रखा जाता। इनके अपने डिस्काउंट रेट्स होते हैं। सोशल डिस्काउंट रेट इस्तेमाल किया जाता है फ्यूचर को प्रेजेंट में लाने के लिए। प्रेजेंट जो कह लें कॉस्ट एंड बेनिफिट्स होते हैं, उनमें डिस्काउंट, उसमें इन्फ्लेशन को हम इसलिए नहीं देखते क्योंकि कैश की बात ही नहीं हो रही, इक्विवेलेंट इन कैश की बात हो रही है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर। जी कोई और सवाल? जावेद, आज आपका कोई सवाल नहीं है? यासिर, शौकत, साजिद, सर मकान, ये जवाद। और अ, जवाद। जी सर, ये और अनऑर्गेनाइज ग्रुप के आल्सो बेनिफिट है, इसका थोड़ा रिपीट कर दीजिएगा कि ये किस तरह और अनऑर्गेनाइज ग्रुप जो है वो फायदा ये पहुंचा सकते हैं। ये काइंडली थोड़ा सा कोई एग्जांपल दे दीजिएगा सर इसके दोबारा। हाँ, इसमें देखिए, इसमें लिखा है कैन ऑल्सो बेनिफिट ना। अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब है वो अनरिप्रेजेंटेड होंगे, वो खुद तो नहीं आएंगे अपनी, ना वो अपनी स्टैंडिंग बताएंगे, ना वो आर्ग्यू करेंगे। तो लेकिन चूंकि इस बेसिस पे एनालाइज करते हुए आप स्टैंडिंग डिसाइड करेंगे, तो हो सकता है कि आप उनकी स्टैंडिंग भी डिसाइड कर दें। तो दे कैन पोटेंशियली ऑल्सो बेनिफिट। एसेंशियल नहीं है कि वो हम्म, बेनिफिट करें, लेकिन हो सकता है। ठीक है जी, राइट सर। ठीक है जी, थैंक यू एवरीबॉडी। नई अपलोड हो गई हैं चीज़ें। अब मैं एक इंशाल्लाह कल परसों किसी वक्त जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पे मैं अनाउंसमेंट्स करूंगा रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट्स जो आप लोगों ने इस सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट चूज करने हैं। हमारे जो नेक्स्ट सेशन है उसमें ऑब्वियसली Q&A सेशन होगा, लास्ट 2 वीडियोस जो अपलोड हुई हैं उसके बारे में। फिर उसके बाद हम प्रोजेक्ट्स की डिस्कशन शुरू कर देंगे। आई टेक a class or two that will be purely dedicated to your projects। आप क्विकली 5-5 मिनट की इसी सेशन में आके अपना प्रोजेक्ट प्रपोज करेंगे। मैं या बाकी मेंबर भी कोई क्रिटिक करना चाहता है तो उस पर क्रिटिक करेंगे ताकि वो इम्प्रूव हो जाए थोड़ा सा, और आपके प्रोजेक्ट फिर टॉपिक्स फाइनलाइज होंगे। तो आप लोग मेंटली रेडी रहें, अगली दोनों वीडियोस देख लें ताकि आप इंटेलेक्चुअली थियोरेटिकली भी रेडी हों अच्छा प्रोजेक्ट चूज करने के लिए। थैंक यू जी, सर इंशाल्लाह। एक छोटी सी क्यूरी थी। जी 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 सर। सर क्विज के रिलेटेड थी। सर क्विज जो है उसपे उसके ऑप्शन नहीं आ रही थी कि इधर हमने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है या उसमें जैसा लास्ट टाइम आपके क्विजेस होते थे तो वो उसमें राइटअप भी साथ हम टाइप करके भी उसको क्लियर कर सकते थे, लेकिन इस क्विज में प्रॉब्ली वो कोई अटैचमेंट करने की या वो ऑप्शन नहीं आ रही है सर। अच्छा साजिद, वो जो आप कह रहे हैं ना कि आप करते थे, वो क्विज नहीं है, वो असाइनमेंट्स होती हैं। सर मेरे सब्जेक्ट में क्विज ऑप्शनल होता है, वो आपने जमा नहीं कराना होता। वो सिर्फ आपको इम्तिहान में फायदा देता है। सर हो जाए, बिल्कुल यानी ठीक आप है सर। करेंगे भी तो कोई नंबर नहीं मिलेंगे, नहीं भी करेंगे भी तो कोई नंबर नहीं मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ सर, ये तो किधर अपलोडेड है सर प्लीज? फैजान, आवाज नहीं आ रही आपकी, दोबारा बोलिएगा। मैं कह रहा था कि क्विज कैनवस पे ही है सर, आपने अपलोड किया हुआ? जी जी बिल्कुल, कैनवस में क्विज 1 के नाम से। राइट सर, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू एवरीबॉडी, खुदा हाफिज जी। थैंक यू सर।